साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मिणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जो क्वेश्चंस बैंक हम लोग लगा रहे हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने कितना सेट कर लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने 19 सेट इसमें कंप्लीट कर लिया है। आज जो करने वाले हम लोग 20 नंबर सेट है जो 9/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, तो वो रहेंगे आज के सेशन में। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 20 9/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पार्ट 1 जनरल हिंदी का है। देखेंगे जनरल हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस क्या है, संधि को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। संधि को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। विग्रह कहते हैं, विच्छेद कहते हैं, अलगात कहते हैं, विकार कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं। तो आप आंसर्स बता देंगे, विच्छेद कहते हैं ना। विच्छेद मतलब ही होता है तोड़ना। आंसर्स बी करके बताइएगा। आगे देखिएगा, अभाव कौन सा समास है। अभाव में बताएंगे कौन सा समास है। क्रमधारित, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। घनश्याम में बताइए कौन सा समास है। घनश्याम कौन सा समास है। घनश्याम का यदि विग्रह आप करेंगे घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण, तो वो कौन होंगे, वो बहुब्रीहि समास। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए गद्यांश दिया है हम लोग के पास, आइए गद्यांश को रीड करते हैं। कह रहा है क्या गद्यांश में, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसके प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है। गंगा, यमुना, गोदावरी, इनमें से सभी। तो ये सभी हैं, यहाँ पे गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां। तो आंसर डी करके बता दीजिएगा ना। आगे देखिए, कह रहा है क्या, एडजस्टमेंट के लिए आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। एडजस्टमेंट का हिंदी मतलब क्या होगा। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। क्या होता है, समायोजन। आंसर सी बताइएगा। एडॉक के लिए सही परिभाषिक बताना है, शब्द क्या होगा। एडॉक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है तदर्थ। आंसर्स क्या बता देंगे, तदर्थ। आंसर्स ये बताइएगा, निम्नांकित में कौन सा वाक्य ने परसर्ग सहित है, कौन है बता देंगे। तो आइए पढ़ के देख लेते हैं कौन है इसमें। कह रहा है उसने हिम्मत नहीं हारी, वह साहस के साथ लड़ा, किसान बीज बो चुका है, बच्चे गीत गा रहे थे। तो आप देख रहे हैं उसने, यहीं पे तो आ गया उसने, हिम्मत नहीं हारी। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बन गया। आगे देखेंगे, लड़के गेंद खेल रहे हैं, इस वाक्य का उदाहरण क्या होगा। यह सरल है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं, संयुक्त है। कैसा है ये वाक्य, तो ये वाक्य है सरल वाक्य। आंसर से ये बताएंगे, लड़के गेंद खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य, सिंपल। आगे देखेंगे, मुंह छिपाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सुंदर होना, शान से रहना, लज्जित होना, कुरूप होना। मुंह छुपाना बताइए क्या होगा। आंसर बताएंगे लज्जित होना। आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध मतलब गलत है, आइए देख लेते हैं गलत कौन है इसमें। पहला देखते हैं, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। तो यहाँ पे हम लोग का पहला ही गलत लग रहा है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, किया नहीं बल्कि की होना चाहिए था। कई बार वह आगरा हो आया, ये भी ठीक है। वह फिर से पढ़ना चाहता है, ठीक है। राम, लक्ष्मण और सीता जंगल को गए, हाँ ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो गया। ठीक, कह रहा है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो। इनमें कौन सा पदबंध है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, कौन सा पदबंध बताइएगा। तो आंसर बताएंगे इसमें सर्वनाम पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी करके बताइएगा।
मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म, भाव, कर्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे कर्म के। आंसर सही बताएंगे। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही है? आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। बचपन से हमने हिंदी बोली, दिनकर ने उर्वशी लिखी है, राम रोटी खाया, वह इधर उधर देखा और बोला। बताइए कौन सा इसमें सही है? तो आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट है। दिनकर ने उर्वशी लिखी, ये सही है, बाद बाकी सभी गलत है आपके। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, उधम व्यंजना रस विरत, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत कविता में आचार्य कवि देव ने उत्तम काव्य किसे कहा है? अभिधा दोनों विकल्प सही, व्यंजना इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे व्यंजना को। राइट आंसर बी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कह रहा है क्या, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो आंसर बताएंगे 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और वो 3 प्रकार कौन कौन है दोस्तों? तो आप बताएंगे वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। देखेंगे आगे। प्रियतमा को सक्षम पा कामिनी, न जा सकी न ठहर सकी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है बताइएगा। तो आंसर बता देंगे इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है? विरोधाभास। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अलंकार संप्रदाय का जनक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? भामह को, दंडी को, भरत मुनि, वामन को। किनको कहा गया है? तो आचार्य भामन को कहा गया, भामह को कहा गया। ऑप्शन ए बताइएगा। सुख चपला सा दुख धन में उलझा है, चंचल मन कुरंग में अलंकार बताइए कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? सासे शीशम जहां मिले वो कौन सा अलंकार आ जाता है? तो आप उपमा अलंकार लेके जाएंगे। ऑप्शन डी बताइएगा। क्या आगे कह रहा है, सिर झुकाना तूने नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इसमें अलंकार बताइए कौन सा है? कौन सा इसमें अलंकार है? तो आंसर बता देंगे रूपक अलंकार है। आंसर ये बताइएगा रूपक अलंकार। विधि निधि दिन ही लेत जनु छीने, इस पंक्ति में भी अलंकार बताना है आपको। कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? देखिए जनहु जनो मनो मनहु, जैसे आपको ये सब वर्ड मिले तो कहाँ पे आना है? उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। तो आंसर ये बताएंगे। देखिए आगे है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उलझाता हूँ उड़ेलता हूँ, भर भर फिर आता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? तो आंसर बता देंगे विरोधाभास अलंकार है। आंसर ए बताएंगे विरोधाभास अलंकार। छंद शास्त्र में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है बताइए। तो आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। 2 प्रकार के, और वो 2 कौन कौन है? वर्णिक, जिसमें वर्ण की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण होता है, और दूसरा जो है मात्रिक छंद, जिसमें माताओं की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण होता है। आगे है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं? किसमें होते हैं बताएंगे। तो आंसर बता देंगे मदक्रंता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। आगे देखेंगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण से संबंधित है। कौन से काव्य गुण से संबंधित है बताइए। तो आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद गुण से है। कौन से है? प्रसाद गुण से है। क्योंकि प्रसाद गुण को पढ़ने या सुनने से मन खिल जाए, हृदय में शांति का एहसास हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रसाद गुण कहते हैं। आगे देखिए, यशोदा और कृष्णा के चित्रण में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, भयानक रस। आंसर्स बताएंगे वात्सल्य रस। ऑप्शंस सी करेक्ट हो जाएंगे।
वात्सल्य रस। पार्ट 2 मैथमेटिक्स। क्वेश्चंस क्या है कि ये जो हमारे पास दिया है 0.105 का मतलब यहाँ पे सीधे गुना कर देंगे। पी अपॉन में है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूट क्या होगा ये हमें बता देना है ना। देखिए इसके फॉर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जो हमारे पास लिखा गया है 0.105 जो लिखा गया है, क्या हम लोग इस डेसिमल को हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब गुने में है तो गुने में क्या है हमारे पास पी है तो पी लिखेंगे। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, है ना। अब ये जो कह रहा है ना, इसके इक्वालिटी मिलाना है हमें, तो वो कौन सा ऐसा p का वैल्यू रखे जो 105 आएगा और नीचे गुणा करने पे हमें ऐसा फॉर्मेशन देगा। तो देखिए 105 करने के लिए क्या हम लोग 21 और गुने 5 कर देंगे तो ये 105 आएगा, ठीक है। अब 1000 लाने के लिए हम लोग 2 के पावर कितना करना चाहिए, 2 के पावर हम लोग यदि गुना करें 2 4 और 4, यहाँ पे 2 और गुने 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 गुने 2 करेंगे तो 200, 200 गुने 5 कर देंगे तो 1000, 1000 और गुने फिर 10 कर देंगे हम लोग, कहने का मतलब 5 और 2 10, तो हमारे टोटल 1000 आ जाएंगे, है ना। तो अब देख रहे हैं क्या कि 21/5, 21/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये एक 5 से एक 5 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ऊपर में बच गया 21 और नीचे क्या क्या बच गया, तो दो कितना बचा, 1 2 3, 2 के पावर 3 और गुने 5 कितने बचे 2, 5 के पावर 2। क्या ऑप्शंस में है क्या, तो यस ऑप्शंस नंबर आपके पास राइट आंसर सी करेक्ट है, तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि √15/3 एक संख्या है, यह एक कैसी संख्या है बताना है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है, कैसी है, तो ये एक अपरिमेय संख्या की √15 का तो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं, डेसिमल में आता है, तो आंसर बी बताएंगे। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है कितनी हो जाएंगी। 0 से 50 में आपको पता है यदि हम लोग एक 0 से लेके 50 तक संख्या लेते हैं तो टोटल 50 संख्याएं होंगी। 50 में आपको पता है 25 सम और 25 विषम होंगे, तभी तो 50 पूरेंगे ना, तो आंसर सीधे हम लोग का क्या होगा, विषम 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए समीकरण दे रखा है x² - 4 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सी होगी, क्या होगा हल समुच्चय, देखिए यहीं पे हम बनाते हैं, ये x इक्वल, ये माइनस में है तो उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट में बदलेगा, ये प्लस माइनस में, मतलब आप बताएंगे क्या कि 4 का 2 होता है वो भी नहीं तो प्लस माइनस में, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, प्लस माइनस, राइट आंसर सी दिख रहा है, करेक्ट सी बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है यदि बहुपद 2x³ - 3 के x² प्लस 4x - 5 के शून्यकों का योगफल 6 है तो के का मान क्या होगा, के का मान कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पे शून्यकों का पहले योगफल आपको पता होगा -b/a होता है ना, पहले तो गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे, क्या है 2x³ और माइनस में हो जाएगा 3 के x² प्लस में 4x और माइनस में 5। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो हम लोग लिखते हैं -b/a, -b का वैल्यू कितना दिया हुआ, योगफल हम लोग के पास 6 दिया है, कह रहा ना योगफल 6, 6 इक्वल दिया है -b का वैल्यू माइनस में 3 के अपॉन a का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो ये 12 और इक्वल में -3 के हो जाएगा, तो आप 3 से काट देंगे 3 से 4 टाइम में, यानी के की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये माइनस में था ऑलरेडी है ना, ये 3 भी माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहीं पे कट जाते हैं हमारे, तो ये कितने हो जाएंगे, के का वैल्यू 4 आ जाएंगे, हमें के का ही तो वैल्यू निकालनी थी, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, वो भी नहीं तो पॉजिटिव, कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है x - 2, यदि x - 2 और बहुपद क्या है x² प्लस ax प्लस 2b का एक गुणनखंड हो एवं a प्लस b -2 हो तो a और b का मान क्या होगा, क्या होगा इसका मान, आइए देख लेते हैं क्या होगा।
पहले जो हम लोग के पास है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, है ना। तो x माइनस टू ये एक गुणनखंड है ना, इसमें दिया हुआ x माइनस टू एक गुणनखंड है। तो हम लोग x इक्वल कितना रखेंगे, 2 हो जाएगा ना, यदि इसको उधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा। अब चलिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसी में रखना है 2 का होल स्क्वायर और प्लस में a इंटू टू और प्लस हो जाएगा 2 इंटू बी इक्वल 0 होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगा, ये 4 और प्लस 2a और प्लस 2b इक्वल 0 होंगे। ये 4 को उधर भेज देते माइनस में हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी इक्वल में हो जाएगा माइनस में 4, इसे काटेंगे तो माइनस में 2, यानी a प्लस बी जो आ गया हमारे पास -2 आ गया। a प्लस बी कितना आ गया, -2 आ गया। लेकिन a और b का हमें वैल्यू पता नहीं थी तो वो कितना हो जाएगा, तो देखिए a और प्लस b ही तो निकला है ना हम लोग के, वो कितना निकला है, तो -2 निकला है। अब हमें करना है क्या यहाँ से कि दोनों समीकरण को हमें इक्वल करना है। कैसे, तो आप बताएंगे कि a की वैल्यू सपोज कर लो -1, b की वैल्यू 5 लेते हैं, ये ऑप्शन a के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे बोल रहा है ना b का वैल्यू 5 a का वैल्यू -1, जब रखते हैं तो हमारा क्या है, ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, तो आप देखेंगे a प्लस बी, तो a का वैल्यू है -1 प्लस 5, तो करोगे कितना आ जाएगा -4, ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये असत्य है, मतलब पहला वाला तो मेरा गलत है। दूसरा में आपका a प्लस बी का वैल्यू -2 आना चाहिए, वही करेक्ट हो जाएगा। आप खुद देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4, ये b भी कैंसिल हो गया आपका, इसमें से a प्लस बी, तो अब देखेंगे 5 में से ये जोड़िएगा तो मतलब घटेगा, तो ये तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 तो आएंगे, 2 आएगा लेकिन प्लस में, क्योंकि ये प्लस है। अब बच गया एक सी ऑप्शन, कैसे कि अब तीनों कट चुका है, तो सी ऑप्शन को आइए देख लेते हैं। सी ऑप्शन में है -3 और 1, तो आप खुद देखिए -3 और इसमें 1 जोड़िएगा तो -2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया ना आपका। देखिए आगे कह रहा है दिए गए समीकरण हमें यहाँ पे दिया गया है, तो कितने वास्तविक मूल होंगे ये हमें बता देना है। तो आइए देख लेते हैं कितने वास्तविक इसके मूल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमें x इक्वल जो हम लोग लेंगे ना, जो x लेंगे वो कितने हो जाएंगे, वो x या तो x से x बड़ा या बराबर होगा 0 के, या फिर माइनस में x लें और x जो होगा ये क्या होगा, तो लेस देन होगा किससे, 0 से। तब स्थिति 1 से हम जब देखेंगे कि x क्या हो, बड़ा या बराबर 0 के, तब ये कंडीशंस बताएंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4 इक्वल 0 होगा। तो x इक्वल आप क्या बताएंगे, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a होता है ना। बस यहीं पे सॉल्व करना है हमें। इसे सॉल्व करिएगा, इसको लिख लेने के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, देखिए इसे इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे -1 प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे b क्या है, तो आपके पास 1 है, माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और a का वैल्यू 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 और प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना, तो 1 और -16 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -1 और प्लस माइनस ये रूट में 15 हो जाएगा, और भी नहीं तो माइनस में अपॉन में 2a हो जाएगा, 2a नहीं बस 2 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू तो 1 है। तो इतना हमारा आ गया, ठीक है ना। और वास्तविक मूल्य ये तो संभव नहीं हुआ। अब दूसरा जो कंडीशंस हम लोग रखे थे वो देख लेते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या था हम लोग का, तो दूसरा कंडीशंस वो था ना कि x जो है लेस देन होगा किससे, 0 से। तब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 4 इक्वल 0। अब रख के देखते हैं कि x इक्वल हो जाएंगे माइनस में बी स्क्वायर माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a होगा। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, माइनस माइनस में 1 और प्लस माइनस रूट में हम लोग रखेंगे यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू सी भी 4 है, अपॉन में 2 इंटू ए 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर में आपके पास 1 -16 अपॉन में 2 हो जाएगा। से आगे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे माइनस में 15 अपॉन 2, देखे ना।
वास्तविक मूल्य संभव नहीं हो सकता है। तो आंसर्स हम लोग का क्या बना, आंसर्स जो हम लोग का बना करेक्ट आंसर्स वो हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। कितने रैखिक समीकरण x इक्वल टू वाई इक्वल -2 द्वारा संतुष्ट होंगे, कितने हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यही ना हमारे पास बहुपद। तो इस बहुपद में कह रहा है ना कि x का वैल्यू 2, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखने पे और y की वैल्यू -2 रखने पे, -2 रखने पे कौन सा संतुष्ट करेगी रैखिक समीकरण, 1 2 3 या अनंत वाली, कौन सा संतुष्ट करेगी। तो आप बताएंगे ये अनंत वाली करेगी कि 1 और 2 रखे तो एक इस a का वैल्यू, यदि हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू -2 रखते हैं, तो यहाँ से a का कितना भी वैल्यू निकाल सकते हैं, b का भी कितना भी निकाल सकते हैं, अदर नंबर्स रख के। तो इसलिए आंसर इसका जो आएगा अनंत आएगा। आगे देखेंगे समीकरण y इक्वल -4 को किस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए y इक्वल -4 है, तो इसे हम लोग किस रूप में लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल -4, यही है ना। तो क्या हम लोग इसे y और +4 इक्वल 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स, मतलब जो बहुपद है वो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, 1 इंटू वाई और प्लस में 4 इक्वल 0, इतना भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ऐसा है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, तो करेक्ट आंसर ए बन जाएगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 410 होगा तो कितने रेट चाहिए। रेट हमें पता करना है, तो रेट के लिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो रेट के लिए निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज जो मिश्रण होता है, यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण इक्वल लिखेंगे पी, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस आई इक्वल में हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी और माइनस में पी होगा, होगा ना। तो अब देखिए ये कितना दिया है 410 दिया हुआ है, इक्वल में ये 4000 दिया हुआ है, 1 प्लस रेट तो हमें फाइंड करना है, अपॉन में टाइम 2 है, माइनस में 4000, 4000 जो माइनस में है, क्या इधर हम लोग प्लस में 4000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, कितना 4410 हो जाएगा और ये 4000 डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल में बच जाएगा ये 100 और प्लस आर की पावर टी जो 2 साल है वो होगा। क्या हम लोग इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 21 और बटे 20 का होल स्क्वायर है, ये 100 और प्लस आर और बटे 100 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हुआ, मतलब हमारे पास बच क्या गया कि 21 बटे 20 और इधर में बच गया 100 प्लस आर और बटे में 100 बच गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 21 और डबल 0 इक्वल में हो जाएगा 20 और डबल 0 और प्लस 20 आर, यही ना बचेंगे। तो आप 2000 इसमें से घटाएंगे तो 100 और बराबर यहाँ पे 20 आर, तो ये 20 आर को काटोगे 5 टाइम में, मतलब रेट जो हमारे आ गए वो कितना, तो 5% जो हमें रेट ही फाइंड करने थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएंगे। 1800 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया हो जाता है, तो समय हमें बताना है कि कितना लगा समय। चलिए हम लोग फिर से वही फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, चलिए ये बनाते हैं हम लोग, फिर से वही लिखेंगे सी आई इक्वल लिखेंगे पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी या एन माइनस में पी लिखेंगे ना। चलिए सभी का वैल्यू रखते हैं, 378 दिया हुआ हम लोग के पास, 378 मिश्रधन इस चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मूलधन 1800 रुपया है ना। 1 प्लस रेट इस बार दिया हुआ, हमें टाइम इस बार फाइंड करना है, रेट है 10% अपॉन 100 के पावर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1800 होंगे ना। चलिए ये 1800 जो माइनस में है क्या इधर आके जुट जाएगा, तो जोड़ देंगे इसको, कितने हो जाएगा 2178 हो जाएंगे और ये 1800 डिवाइडेड में आ जाएंगे, डिवाइड में 1800 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 1 11, 11 बटे ये 10 आ गए, 11 बटे 10, यहाँ पे टी रहेगा क्योंकि हमें समय अभी नहीं पता है। अब देखिए ये किसके होल स्क्वायर आते हैं, तो इसे हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसे अब काट देंगे हम लोग, इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे, 18 से काटेंगे ना तो ये 100 टाइम में, इसे 18 से काटिएगा तो 121 टाइम में कटेगा। तो आप देखें ऊपर में 121, ये 11 का होल स्क्वायर और 100 जो होता है 10 का होल स्क्वायर, क्या हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल। और इधर भी आ गया हम लोग के पास 11 बटे 10 के
मतलब आप देख रहे हैं ये और ये कैंसिल और टी कितना निकल गया, हमें 2 साल निकल गया। टी ही तो निकालनी थी, तो ऑप्शन क्या बता दीजिएगा। देखिए 2 साल है तो यस ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, 2 वर्ष। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक्स निर्देशांक को डैश कहते हैं। एक्स निर्देशांक को बताइए क्या कहते हैं। यहाँ पे जो है ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, इसमें बताइएगा एक्स को क्या कहते हैं। एक्स को कोटि, कोटि और भुज, भुज सभी उत्तर सही, किसे क्या कहेंगे बताइए। तो एक्स को कहते हैं दोस्तों भुज, क्या कहते हैं भुज, और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए x इक्वल -4 का आलेख डैश सरल रेखा पे होगी, इस सरल रेखा पे होगी। तो आंसर बता देंगे ये y अक्ष के समानांतर होगी। किसके समानांतर, देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, क्या बोला x का वैल्यू -4 मतलब यहाँ पे होगा -4, यही इधर में ही है। y की वैल्यू 0, तो आप खुद देखिए ऐसे ड्रॉ करिएगा तो ये किसके पैरेलल हुआ, ये है y और ये है y डैश, ये है x डैश, ये है x, ये किसके समानांतर हुआ, तो ये y के समानांतर हुआ कि नहीं। तो इसलिए आंसर हम लोग का बी करेक्ट। कह रहे हैं कि किसी ठोस की परिसीमाएं होती है, कैसी होती है, वक्र, बिंदु, पृष्ठ या इनमें से कोई नहीं, कैसी होती है बताइए। तो आंसर बताएंगे पृष्ठ होती है, आंसर बी बताएंगे पृष्ठ। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, समानांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो असन्न कोनों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद डैश पर करते हैं, डैश पे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम समचतुर्भुज बना लिए। अब देखिए कह रहा है ना कि यहाँ से एक विकर्ण निकला और यहाँ से भी निकला, ये किस पे समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो समद्विभाजक कोण है ना, ये सभी मिलते हैं इस पे, किस पे, 90 डिग्री एंगल पे। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए 40 डिग्री, बी 75 डिग्री, तो सी बताना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो यूं ही आप बता दीजिएगा क्या। देखिए एक ये त्रिभुज है जिसमें एक 40 डिग्री है और एक 75 डिग्री है, तो आप बताइए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। बस 180 में से इस दोनों को जोड़ के घटा लीजिए, कितना हो जाएंगे, 75 और 40 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएंगे ना। तो 105 को घटा लीजिए, ये हो जाएंगे 5 और इधर से घटाएंगे तो ये 7, मतलब 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको सी आ रहे होंगे करेक्ट आंसर ना, 65 डिग्री ना होंगे, 65 हो जाएगा ना, 115 होगा ना जोड़ने पे, 75 और 40 115 होता है, तो 65 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना, सी नहीं डी करेक्ट होगा आपका। देखिए कह रहा है कि आधार बी ऊंचाई h वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है एक्चुअली में, तो 1/2 आधार और गुने ऊंचाई होता है कि नहीं। तो बस आधार बेस और हाइट मतलब h, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है क्या कि एक लंबवृत्तीय गोलाकार बेलन का आयतन दिया हुआ है 345 सेंटीमीटर क्यूब, फिर एक लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या के समान होगा। तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेलन की जो त्रिज्या है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है, शंकु की त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन यहाँ पे लिख लेते हैं, जो बेलन की त्रिज्या है वो किसके बराबर, बेलन की हाइट के बराबर है। ठीक है, अब शंकु की जो त्रिज्या है, यहाँ पे शंकु लिखते हैं हम लोग, शंकु की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो बेलन की आयतन होती क्या है, बेलन यहाँ पे लिखते हैं, बेलन की आयतन होती है क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच जो कितना दिया है 345 345 दिया हुआ है। अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना है 345, तो लिखेंगे 1/3 और गुणे लिखेंगे 345, ये क्या ये कटेगा, तो काटेंगे एक, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, मतलब कितने टाइम में कटा है 115। तो आंसर हम लोग का क्या आ गया 115। देखिए शंकु का है क्या 115, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। एक त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बता देना है। क्षेत्रफल आइए निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, कितना है, तो एक है 13, एक है 12, एक है 5, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुजों का जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो क्या लिखते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई लिखते हैं ना। तो आइए देखिए ये समकोण है, इसको प्रूफ करने के लिए यदि बेस और ये
परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर यदि ये 13 के होल स्क्वायर के बराबर हो गया तो ये समझेंगे हमारा समकोण है। तो आइए देख लेते हैं। ये 25 और ये 12 का होता है 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और ये 6 1 बिल्कुल 169 जो है 13 का होल स्क्वायर ही होता है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज निकल गया। समकोण त्रिभुज जब निकल गया तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है हमारा 12, ऊंचाई कितना है 5। तो लिखेंगे 1/2 आधार है हमारा 12 और ऊंचाई कितनी है 5। इसे काटेंगे 6 6 5 30, मतलब जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया वो कितना निकल गया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या बताना है, वर्ग मीटर में बताना है। ये तो सेंटीमीटर में है, तो क्या करने होंगे, ये जो सेंटीमीटर में आया है हमें 30 सेंटीमीटर में आया है, इसे हमें वर्ग मीटर में लाना है। तो इसे किससे डिवाइड करने होंगे, हमें 100 और गुने 100 से डिवाइड करने होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 100 और 100 से डिवाइड करिएगा तो सीधे से यहाँ पे आ जाएंगे 1 0 से 1 0। अब चाहिए हमें 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.003, है ना, ये हो जाएंगे आपके वर्ग मीटर हो जाएंगे ना। तो देखिए है क्या ऑप्शन नंबर में, मीटर स्क्वायर। तो यस, ऑप्शन नंबर आपके हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, एक्स के मान डैश के लिए ये जो मान है इसका बहुलक 4 होगा। तो देखिए बहुलक कहने का मतलब है कि वो नंबर में सबसे ज्यादा बार आए हुए। देखिए आइए देख लेते हैं, 7 एक बार, 2 बार, 2 बार आए हुए, 4 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, मतलब ये एक्स का भी वैल्यू कितना होगा 4 ही होगा, ये कंफर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आना चाहिए तभी तो बहुलक कहलाएगा। आगे देखिए संख्या है ये है ना, इसकी बरम्बारता है क्रमशः दिया हुआ है, इसका माध्य 6.5 है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को बता देना है क्या होगा। तो देखिए माध्य निकालने के लिए सभी संख्याएं सभी नंबरों को जोड़ के उस नंबर से डिवाइड करना होता है। तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माध्य बराबर लिखेंगे संख्या, है ना, जो संख्या है हम लोग का वो, और गुणे जो बरम बढ़ता है वो, और बटे में लिखेंगे कुल जो बरम बढ़ता है वो लिखेंगे ना। देखिए हमारा माध्य कितना दिया है 6.5 दिया है क्वेश्चन में, है ना। अब रखेंगे संख्या जो हम लोग के पास है वो कितना है, तो 3 इंटू हो जाएगा ये x-2 प्लस में हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा x+2 और प्लस में लिखेंगे 7 इंटू x-3 और प्लस में लिखेंगे 9x+3 अपॉन में क्या हो जाएंगे, तो अपॉन में लिखेंगे x-2 प्लस लिखेंगे x+2 और यहाँ पे प्लस रहेगा x-3 और प्लस लिखेंगे x+3 हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करके, तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास। देखिए हम इसे इरेज करते हैं, चलिए इसे आप लिख लिखे होंगे 6.5 इक्वल हो जाएंगे 3x माइनस में 6 और प्लस 5x प्लस 10 प्लस 7x माइनस में 21 प्लस 9x और प्लस में 271 अपॉन में कितने हो जाएंगे 4x। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 6.5 इंटू हो जाएगा 4x इक्वल में हो जाएगा 24x और माइनस में 27 और प्लस में लिखेंगे 37। इसे सॉल्व करेंगे तो 26x इक्वल हो जाएंगे 24x और प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x क्योंकि आके इधर घटेगा 2x बराबर 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो x की जब वैल्यू 5 आ जाएगी तो हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर बी बन गया। देखिए यदि किसी वितरण के माध्य तथा माध्यक का अनुपात 2:3 के अनुपात में है तो बहुलक तथा माध्य का अनुपात क्या हो जाएगा, बहुलक तथा माध्य का अनुपात क्या हो जाएगा, आइए निकाल के देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक तो पहले फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य का, है ना, और माइनस होता है 2 गुने माध्य, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है जो वो लिख लेते हैं कि दिया हुआ है माध्य रेशियो माध्य का, है ना, ये कितना दिया है 2 और 3 के रेशियो में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 3 और गुने 3 दिया हुआ है माइनस में 2 गुने 2, इसे करेंगे 9 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 5। तो हमारे पास जो बहुलक आ गए और माध्य का अनुपात, माध्य कितना हमारा 2 है, बहुलक और माध्य का अनुपात 5:2 आ गए। देखेंगे 5:2 है क्या ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन नंबर ए है। यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल में p है तो हमें सेक थीटा का बस वैल्यू बता देना है कि क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। tan प्लस सेक हम लोग के पास क्वेश्चन पहले दिया है, tan प्लस सेक बराबर कितना है तो p, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लें हम लोग, और दूसरा हम लोग सेक थीटा
और माइनस टेन थीटा भी तो लिख सकते हैं, इक्वल में 1/p लिख सकते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए पहला एंड दूसरा को जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला एंड दूसरा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2 सेक बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, p और प्लस 1/p हो जाएगा। इसे लेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा सेक और अपॉन में ये चल जाएगा p² और प्लस में 1/2p हो जाएगा ना, 2p हो जाएगा। तो देखिए p² प्लस 1/2p है क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना आपका, p² प्लस 1/2p। यस। आगे देखिएगा, कह रहा है कि cos a इक्वल है 4/5, तो tan का वैल्यू बताना है। जब cos b/h दिया हुआ है तो हमें निकालना है क्या, p/b निकालना है। उसके लिए p चाहिए, तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, तो h में से b को घटा लेंगे तो p आपके निकल जाएंगे। p निकालने के लिए 5 का होल स्क्वायर 25 और माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। 9 का कितना होता है 3, मतलब हमारा p आ गया। p/b बताना है ना, p कितने हैं, अभी जस्ट हमने निकाला है 3, और b कितना है, तो b पहले से दिया हुआ है 4, 3/4। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। बताइए आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यहीं पे बनाते हैं 2 इंटू 1/√3 होगा, है ना। और बट्टे में लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए इसे सोल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये 2/√3 हो जाएंगे, और यहाँ से करेंगे तो ये 3 और ऊपर में एक ही रह जाएगा, तो 3 और ये एलसीएम लेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 4 और नीचे में क्या रहेगा 1 ही रह जाएगा, ऐसे चला जाएगा ना ऊपर में, इतना तो हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बता देते हैं ताकि ये √3 भी कट जाए। देखिए यहाँ पे जो हम लोग के पास है, अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, 2/√3 तो होगा ही होगा, और गुन्ने में ये 3, ये 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे वाला अभी प्रोसेस हम करके दिखाते हैं, 1 प्लस 1/3 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन का ऐड बनाएंगे तो 3 और प्लस 1 और बट्टे में 3 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 होगा ना, तो 4/3 यहाँ पे उल्टा में चला जाएगा, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 3/4 लिखिएगा ना, तो ये 2 से काटिएगा 2 टाइम में। अब क्या बच गए हमारे पास, बच गए हमारे पास 3 और बट्टे √3 और गुन्ने 2, यही तो बच गए ना। अब देखिए क्या 3 को हम लोग √3 और गुने √3 लिख सकते हैं, और नीचे में तो √3 एक है ही और यहाँ पे 2, √3 से √3 कैसे, मतलब हमारे पास जो है √3 और बट्टे 2, √3/2, √3/2 ये किसका वैल्यू आता है, तो आप बताएंगे साइन 60 का वैल्यू आता है। देखिए साइन 60 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। पार्ट 3 साइंस, क्वेश्चन कह रहा है क्या, अंतर जातीय संकरण किन दो के मध्य होते हैं, किन दो के मध्य होते हैं, तो आंसर बताएंगे एक ही जाति के दो प्रजाति किस्मों के मध्य, या फिर एक ही जाति की समान प्रजाति किस्मों के मध्य, या फिर एक ही जीन के अलग अलग प्रजातियों के मध्य, या एक ही जीन के दो समान जातियों के मध्य। तो आंसर हम लोग का बनेगा राइट आंसर सी करेक्ट। बताइएगा, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बताएंगे, आंसर बताएंगे विकृति गंधिता, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट बताएंगे, विकृत गंधिता। C2H5OH का IUPAC निम्नलिखित में कौन होगा, C2H5 बताइएगा क्या होगा, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल या ब्यूटेनॉल, तो आंसर बताएंगे एथेनॉल, आंसर ए बताएंगे एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल दुर्घटना है, कौन है जटिल दुर्घटना बताइए, गर्म जल को छलकाव से जलना, उबले हुए पानी का छलकाव, 100 डिग्री पर गर्म वाष्प को उड़ेलने से जलना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शंस बताएंगे 100 डिग्री पर गर्म वाष्प को उड़ेलने से जलना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधा है, कौन सा पौधा है बताइए, उस पौधा का नाम है लाइकेन, आंसर बी करेक्ट बताएंगे लाइकेन है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है क्योंकि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता वाले क्षेत्रों में नहीं रह सकता है ये। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है क्या कि पाइरूवेट, क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया
कहाँ संपन्न होती है? कहाँ पे संपन्न होती है बताइए? तो यह संपन्न होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी करके बताइएगा। निम्नलिखित में जैव अवर्धित क्या है? बताइए। मल है, पशुधन अवशिष्ट है, मार्केट अवशिष्ट है, डीडीटी है, क्या है? तो आंसर बताएंगे डीडीटी। ऑप्शन नंबर डी करके बताएंगे डीडीटी। जैव अवर्धन तब होता है जब डीडीटी जैसे विषैल रसायन जिनके अवशेष पर्यावरण में होते हैं भोजन के मध्य से जीवों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से खाए जाते हैं। डीडीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्य के उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। 2 किडनी, मूत्राशय और यूरेथ्रा। 2 यूरेटर यू यूरेटर इनमें सभी वो कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे ये सभी है। आंसर डी करके बताइएगा, है ना, ये सभी है। देखिए आगे। सभी परिपक्व मानव शुक्राणु कोशिकाओं में कौन से लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? कौन से मौजूद होते हैं बताइए? एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों। एक्स और वाई गुणसूत्र में कोई नहीं, सिर्फ एक्स गुणसूत्र, सिर्फ वाई गुणसूत्र कौन मौजूद होते हैं? तो आंसर बताएंगे एक्स और वाई गुणसूत्र में कोई एक। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। मनुष्य के गुणसूत्र में कितने जोड़े होते हैं? बताइए कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। और कुल कितने होते हैं? 46 ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है। बढ़ते त्वरण के साथ, घटते त्वरण के साथ, एक समान त्वरण से, एक समान वेग से। कैसे कर रही है बताइए? तो आंसर बताएंगे एक समान त्वरण से। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। एस इक्वल क्या होता है? हाफ ऑफ ए टी का होल स्क्वायर। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। इस पर नहीं करता है? विस्थापन पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लगाए गए बल पर। किस पे नहीं करता है? तो आंसर बता देंगे यह नहीं निर्भर करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। आंसर बी करके बताइएगा। बाद बाकी सभी पर निर्भर होता है। कह रहे हैं किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सीधे देखना लीजिए कितना हो जाएगा। 10 में से 8 वो हट गया तो कितना बच गया? 2 ही न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी करके बता दीजिएगा। आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग है? अवसरक तरंगों का, सुनने योग्य तरंग, पराध्वनि या रेडियो तरंग। कैसी तरंग का? आंसर बताएंगे पराध्वनि तरंगों का। आंसर बी करके बताएंगे। सोनार का फुल फॉर्म ऐसे होता क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग होता है, रेंजिंग होता है। आगे देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा विकल्प ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के नुकसान की व्याख्या करता है? कौन करता है? जलने पर यह हानिकारक गैस वायुमंडल में छोड़ता है, यह पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, यह जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करता है, परिवहन करना कठिन है। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए है, जलने पर यह हानिकारक गैस वायुमंडल में छोड़ता है। कह रहा ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बताएंगे कौन सा? तो स्किन डिजीज सबसे ज्यादा आता है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, सबसे ज्यादा त्वचा। ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। देखिए। कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और कहाँ पे भी हुआ था ये भी आप याद रखेंगे। तो 1992 में कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में पड़ता है, 1992 में हुआ था, है ना। और दूसरी पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, 2002 में हुआ था दूसरी बार, है ना। चलिए आगे कुछ देखते हैं। डैश का डैश का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? यूरेनियम, वायु, थोरियम, जीवाश्म ईंधन का। तो आंसर बताएंगे जीवाश्म ईंधन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे जीवाश्म ईंधन। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बताइए क्या होगा? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। तो आंसर बताएंगे एम्पियर। आंसर सी बताएंगे। धारा बराबर ऐसे होता क्या है? आई बराबर होता है क्यू, मतलब
क्या होता है, कूलम्ब बटे जो टाइम जो सेकंड में होता है इक्वल में एम्पियर होता है ना। कह रहा है कि किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पे आवेश का मान क्या होगा। जस्ट अभी तो यहाँ पे बताए हैं Q बराबर क्या होगा, हमें यही ना बताना है। Q बराबर IT होगा। तो I कितना है, 1 एम्पियर। टाइम कितना है, 2 मिनट, मतलब सेकंड में चेंज करना है। 2 मिनट को 120 सेकंड, 120। देखिए कूलम। ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता हमें बताना है। क्षमता क्या हो जाएगा, तो P इक्वल क्या होता है, P इक्वल हो जाएगा आपके पास 100/T। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर फोकसांतर बोला है ना, तो लिखेंगे 100 और बट्टे में हो जाएगा ये 50, काटेंगे तो 2, यानी आंसर जो आएगा हमें प्लस में 2D आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए पार्ट नंबर 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना UN की स्थापना 1945 1945 24 अक्टूबर। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। बताइए किस धारा के अंतर्गत, तो आंसर बताएंगे 342 के अंतर्गत। आंसर ए बताएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के कौन से आर्टिकल में 338 है, 338 के अनुच्छेद में है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग क्या कि निम्नलिखित में कौन सा फाइबर फसल है। फाइबर फसल कौन है बताइए। फाइबर फसल रबर है, जूट है, टमाटर है, कॉफी है। तो आंसर बताएंगे जूट है। राइट आंसर बी होगा। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था। कौन से अधिवेशन में पारित किया था, तो आंसर बता देंगे। यह पारित किए थे वर्धा अधिवेशन में पारित किया था। 14 जुलाई 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुआ था, है ना, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर सी करेक्ट होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अबुल कलाम आजाद ने किया था। देखिए आगे क्वेश्चन। हिंदू रिव्यू को हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था, तो आंसर बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। कितने देशों को छूती है, तो आंसर बता देंगे 7। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। और वो 7 देश कौन कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, काली गंडक, कृष्णा, नारायणी, त्रिशूल नदी। तो आंसर बताएंगे नारायणी के नाम से जाना जाता है। आंसर डी बताएंगे। देखिए आगे डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है, क्या है, मरुस्थल, पर्वत, मैदान, पठार, क्या है बताइए। तो आंसर बताएंगे पर्वत है 30%। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, है ना। आगे है क्या, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है। बक्साइट का, अभ्रक का, लौह एस का, कॉपर का। किसका उत्पादन ज्यादा करता है, अभ्रक का। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे, कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिले में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध खनिज भंडार है। कोडरमा और लोकाई इंदरवा क्षेत्र जो है झारखंड के विशाल अभ्रक की पेटी के दक्षिण क्षेत्र को आच्छादित करता है। छोटा नागपुर पठार में उत्तरी किनारे पर अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में नल्लोर पेटी अभ्रक का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में वन और वृक्ष आवरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना होने का अनुमान कहता है, कितना प्रतिशत होने का अनुमान बताता है। तो ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी 24%। देखिए गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है, कच्छ। आंसर डी बताएंगे, कच्छ में लगाया जा रहा है। आगे देखेंगे और यह 2024 में लगा है ना।
और इसकी क्षमता कितनी मेगावाट का है, तो 14,182 मेगावाट का है। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी, कितने किलोमीटर के लिए चली थी, तो ऑप्शन बताएंगे 34 किलोमीटर। ऑप्शन बी बताएंगे मुंबई से ठाणे तक। कब चला था, 1953 में चला था, 1853 में चला था, डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। आगे है कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है, बेगूसराय, पटना, भोजपुर, छपरा। तो आंसर बताएंगे बेगूसराय में। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी, पेरू, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, वेनेजुएला। कहाँ पे थी, साउथ अफ्रीका में। आंसर सही बताएंगे, रंग भेद की नीति। बिहार से उड़ीसा जो है कब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा बताएंगे कब अलग हुआ। बिहार से जो अलग होता है दोस्तों 1936 में उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे कब अलग हुआ, 1936 में। आगे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, विकल्प सभी सही है। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रपति चुने जाते हैं, सभी विकल्प सही है यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, बताइए कौन थे। तो आंसर बताएंगे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे मार्टिन लूथर किंग। 1956 में, कब, 1956 में। और ये कहाँ पे, तो अमेरिका में। रंग भेद विरोधी नेता जो है मार्टिन लूथर किंग जो है नस्लवादी कानून का विरोध करने के कारण जेल भी इनको हो गया था। देखिए भारतीय संविधान के 73वें संविधान अधिनियम जो है 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आंसर बता देंगे, यह हुआ था ऐसे 1992 में हुआ था, 1992 में, पंचायती राज से। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये देख लेते हैं कौन सा सही है, कथन कौन सा सही है। तो देखेंगे, कह रहा है लोकतंत्र को नियमित और स्वतंत्र चुनाव स्थापित करने और खुली सार्वजनिक बहस के लिए स्थितियां स्थापित करने में अधिक सफलता मिली है। बात तो सही है, अधिकांश लोकतंत्र में ऐसे चुनावों की कमी नहीं होती है जो हर किसी को उचित अवसर प्रदान करते हैं और हर फैसले को सार्वजनिक बहस का विशेष बनाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। आगे है, जब नागरिकों के साथ जानकारी साझा करने की बात आती है तो लोकतंत्र सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, नहीं, लोकतंत्र भ्रष्ट का से मुक्त है, बिल्कुल गलत। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसे कानून का अच्छा उदाहरण है जो लोगों को सशक्त बनाता है। क्यों, क्योंकि यह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद करता है, यह भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने वाले मौजूदा कानूनों का पूरक है, यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। आंसर्स बनेंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिवलिंग रेट 2 डजन डैश रुपीज 100। आंसर्स बताएंगे यहाँ पे कोट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कह रहा है सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड। आंसर्स बताएंगे क्या होगा, आंसर्स होगा यहाँ पे ब्रदर्स आर लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। नरेशन बनाते हैं, वेयर हैव यू स्पेंट योर मनी, सी आस्क्ड हिम। तो क्या बनाएंगे, सी आस्क्ड हिम वेयर, यहाँ पे हो जाएंगे क्या, वेयर ही हैड स्पेंड हिज मनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारे पास, आई एम लिविंग इन लंदन नाउ, ही सेड। तो क्या बनाएंगे इसका, आंसर्स बनाएंगे ना, ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लंदन देन। ऑप्शन बी करेक्ट। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन गिवन सेंटेंस बिलो। क्या कह रहा है, शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। बताइए इसमें कौन है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो आंसर बताएंगे बी, लुकिंग इसमें नॉन फाइनाइट है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसमें भी बताना है, दैट इज समथिंग टू रिमेंबर, दैट इज समथिंग टू रिमेंबर, इसमें कौन है नॉन फाइनाइट, तो आंसर बता देंगे
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। रिमेंबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है आपका। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, a sentence has been given in active voice. Out of four alternative given below, select the one which best expresses the same sentence in a passive voice. Okay, he is helping his mother. बताइए क्या बनाएंगे इसका, तो आंसर बताएंगे ना इसका, his mother is being helped by him. आंसर सी करके बता देंगे। fill up the blank with the correct options. बताइए क्या बनेंगे, she was visited for cities this summer dash पटना, गया, कोलकाता एंड दिल्ली। कौन सा सिंबल लगेगा यहाँ पे बताएंगे, तो आंसर बता देंगे। यहाँ पे जो लगेगा ये क्लोन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। डैश द डैश सिंबल, द ये जो सिंबल है इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैक्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स या ऑल ऑफ दीज, क्या बोलेंगे इसे, तो इसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, तो आंसर बताएंगे फॉर दिस पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। द थीफ वाज कॉट डैश द पुलिस, तो आंसर बताएंगे बाय द पुलिस। ऑप्शन बी होंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल सुजेसिव डिवाइस। देयर इज नो होमवर्क टुनाइट डैश देयर हैज बीन नो होमवर्क ऑल वीक। आंसर्स क्या होंगे, तो आंसर बताएंगे इन फैक्ट, है ना, क्या होंगे इन फैक्ट। आंसर्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है, यू कैन कम विथ अस इफ यू आर रेडी डैश यू विल हैव टू राइड द बस, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे अदरवाइज। राइट आंसर्स डी करेक्ट होंगे अदरवाइज। यहाँ पे सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन कहने का तात्पर्य है तिरस्कार करना, है ना, तो आंसर्स क्या बताएंगे रिग्रेट विथ कंटेम्प्ट। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे रिग्रेट विथ कंटेम्प्ट होगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। लेंड एंड ईयर, लेंड एंड ईयर का कहने का तात्पर्य है क्या, आत्मीयता से सुनना, तो आंसर्स बताएंगे रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली। ऑप्शन सी बताएंगे। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। कट आउट, कट आउट का मतलब क्या होता है, कट आउट का मतलब होता है कि किसी विशेष कार्य या फिर उद्देश्य के लिए उपयुक्त होना, तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बोलेंगे डिजाइंड फॉर, है ना, आंसर्स यहाँ पे सी करेक्ट बताएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। वुड यू बी सरप्राइज्ड इफ इट डैश नेक्स्ट जुलाई, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे स्नोड। आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे, स्नोड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन है क्या, इफ आई फॉरगेट हर हर बर्थडे रवि गेट्स अपसेट विच कंडीशन इज दिस, तो आंसर्स क्या बताएंगे जीरो। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे जीरो। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन ऑफ हिज फैमिली डैश वाइज, तो आंसर बताएंगे आर वाइज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे आर वाइज। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारे पास, हैमर एंड सीक स्किल्स डैश देयर। आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स बताएंगे यहाँ पे इज देयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। पार्ट 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन इसमें नीचे देगा विषम हमें चुनना है, कौन है सबसे विषम, तो ये हम लोग विषम चुन के देख लेते हैं कौन है। तो ये देखिए ऐसे जा रहा है, ये भी फिर ऐसे ही आगे बढ़ा, फिर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन ये तो उल्टा गया, तो ये बिल्कुल उसके फॉलो में नहीं जा रहा। फिर इसको आगे हम लोग ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सबसे अलग जो हुआ ये वाला, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में है, करेक्ट आंसर सी बता देंगे। कह रहा है क्या कि पीहू की ओर देखकर राहुल ने कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो देखेंगे यहाँ पे पीहू को हम डालते हैं, यहाँ पे पीहू की माँ, पीहू की माँ जो है यहाँ पे उसकी माँ डालते हैं। पीहू की माँ राहुल, यहाँ पे राहुल डालते हैं। राहुल की माँ इसकी बहन है, छोटी बहन है बोल तो रहा है, तो बताइए कि पीहू का राहुल से क्या संबंध है।
पीहू का राहुल से क्या संबंध है? जब इसकी माँ इसकी बहन है मतलब ये इसकी मौसी है, तो ये इसका क्या लगेंगे? भाई ये तो लगेगा, है ना, मौसी का भाई और मौसी का बेटा। तो आंसर बताएंगे मौसीरी बहन, ऑप्शन नंबर सी करके बता दीजिएगा। मोहन अपने घर से दक्षिण 40, चलिए दक्षिण की तरफ 40 इसको चला देंगे। चलिए नीचे की तरफ 40 गया। बाद में क्या करता है? तो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ा दीजिए, मुड़कर 10 चल जाता है। बाद में उत्तर मुड़ता है और 20 चलता है, 20 चला दीजिए उत्तर मुड़ के। अब वो अपने घर से किस दिशा में? अब वो अपने घर से किस दिशा में है? ऐसे है। तो देखिए ये तो पूरब हुआ, ये क्या हुआ? पूरब दक्षिण। देखेंगे कौन? दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? वर्णमाला में बाएं से 16वां, बाएं से 16वां कौन सा होगा? बाएं से 16वां पी होता है, तथा दाएं से छठा, दाएं से छठा कौन हो जाएगा? तो दाएं से छठा आप बता देंगे यू हो जाएगा, दाएं से छठा यू। कितने अक्षर होंगे उसके बीच में, पी और यू के बीच में? ये 16 पे आता है, ये 21 पे, तो इस दोनों के बीच में 17, 18, 19, 20, 20 और 21 आ जाएंगे। तो इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, तो इधर से एक, ये दो के बीच में आ जाएंगे। वो कौन होंगे? तो वो दो के बीच में जो हो जाएंगे, हम बस उनके बीच में बता दे रहे हैं कितने होंगे, मध्य में कितने अक्षर होंगे। अच्छा कितने मध्य? तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए बता देंगे करेक्ट। कह रहा है 6 व्यक्ति दो पंक्ति में बैठे हैं, 3 3 की संख्या में। यदि ई किसी सिरे पर नहीं बैठा है, ई कहा? तो सिरे पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे 3 3 व्यक्ति है, 1 2 3 और यहाँ पे भी 3। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि ई जो है ना कोई सिरे पे नहीं, तो ई को हम लोग बीच में बैठा लेते हैं, कोई भी सिरे पे नहीं है तो। अब देखिए एफ के बाएं दूसरे पे है कौन? डी। एफ के बाएं, एफ के बाएं दूसरे पे है, यहाँ पे ई बैठाते हैं। एफ के बाएं, एफ के बाएं डी है दूसरे पे, ठीक है बैठा दिए। अब कह रहा है क्या कि ई का पड़ोसी सी है, ई का पड़ोसी कौन है? तो सी है, सी को बना दो। डी के विकर्णतः सामने बैठा है, डी के विकर्णतः सामने, डी के सामने पूरा विकर्णतः बैठा हुआ है। अब कह रहा है क्या? तो बताएं कि बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने कौन बैठा है? यहाँ पे बी, बी के सामने कौन है? बी के सामने तो ई बैठा हुआ है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर है, तो यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसे तो आप काउंट कर लीजिएगा, पॉज करिए वीडियो को और पॉज करके बता दीजिए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही पहले 6 निकालेंगे, फिर उसके बाद आप ऐसे निकालेंगे 6 1 7 हो जाएंगे, फिर ये 1 8 हो जाएंगे, ऐसे करके आप टोटल निकाल लेंगे तो कितने आ जाएंगे? टोटल आपके 12 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, टोटल 12 आएंगे आपके त्रिभुजों की संख्या। आगे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चयन करना है। देखिए 49 के बाद 46 कितना घटा? 3। फिर 46 के बाद 43 3 घटा, फिर यहाँ से भी 3 घटा, तो आगे भी 3 घटाइए ना, कितने हो जाएंगे? 37। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे। पैटर्न को ध्यान से देखें और फिर चुने कि कौन सी अक्षर जोड़ी आगे आने वाली है। देखिए 8 के बाद 12, तो आप देख रहे हैं 8 के बाद हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद यहाँ पे 12, लास्ट में तो 12 आएगी, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद यहाँ 15 आएगी। तो 15 और 12 कौन सा है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए आगे कह रहा है मनीष एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में ऊपर से 16वां, ऊपर से 16वां और नीचे से 29वें, नीचे से 29वें पर रही है। 6 लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रही। तो कक्षा में कितने लड़के थे ये बताना है, कितने लड़के थे? तो पहले तो हम लोग इस दोनों को इंक्लूड करेंगे और इसमें से एक घटा लेंगे, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो एक घटा लेंगे, कितने हो जाएंगे? ये दोनों का सम 45, 45 में एक घटाइएगा तो 44। ये तो पता चल गया कि टोटल व्यक्ति जो है उसमें कितने हैं कि 44 है। तो टोटल व्यक्ति नहीं, मतलब परीक्षा में जो पास हुए हैं वो पता चल गया हमें कि कितना है? 44। अब हमें बताना है कि कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएंगी। तो 44 तो रहेंगे और प्लस में 6 कह रहा है ना यहाँ पे कि 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे, और प्लस में 5 कर देंगे। सभी तो है ही ना, बस हमें बता देना है कितने हो जाएंगे। तो 6 5 11 और 44 55, ऑप्शन नंबर डी करके बता देंगे 55। आगे देखिएगा कह रहा है कि गुम संख्या का पता लगाना है। 54 के बाद 54 ही, 46 के बाद 46 है, 38 के बाद 38, तो आगे क्या आना चाहिए? देखिए एक कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो देखेंगे 54 से यहाँ जीरो का पैटर्न, मतलब जीरो घटा, यहाँ से कितना घटा? तो आप बताएंगे माइनस में 8 घटा,
है ना। यहाँ से कितना तो 0 घटा, फिर यहाँ से देखेंगे तो 8 घटा, फिर यहाँ से 0 घटा, तो फिर यहाँ से 8 ही तो घटाएंगे ना, तो 38 में से 8 घटाइएगा तो 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।